हमारा अगला टॉपिक है कायिक जनन के प्रकार। अब देखिए कायिक जनन हमने पहले पढ़ा हुआ था। कायिक जनन की क्या परिभाषा पढ़ी थी कि अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें क्या होता है, पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम कायिक जनन कहते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास कायिक जनन के प्रकार पढ़ने में पहला तो है कायिक जनन के दो प्रकार किए जाते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है आपके प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा वाला है आपके कृत्रिम कायिक जनन। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में होने वाला कायिक जनन, यानी कि कायिक जनन वह कायिक जनन जो कहाँ पे संपन्न हो रहा है, प्रकृति में संपन्न हो रहा है, यानी कि अपने आप संपन्न हो रहा है। जैसे कोई जंगल में हो रहा है या कहीं पे पादपों में अध्यय होता है, तो वो इस तरह का और क्या कहलाएगा, कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। जबकि दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन का वो प्रकार जो क्या हो रहा है, कृत्रिम रूप से किया जा रहा है। कृत्रिम रूप से कौन करेगा, सीधा सा कर दे, मानव के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कृत्रिम कायिक जनन। देखिए दोबारा एक बार और परिभाषा देखिए, सिंपल से मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ क्या बनेगी इसकी। देखिए कायिक जनन का वो प्रकार जो प्रकृति में अपने आप होता है या जिसके द्वारा प्रकृति के द्वारा नए पादप का निर्माण स्वतः ही किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक कायिक जनन। एक और दूसरी परिभाषा बना सकते हैं हम इसकी सहायता से, क्योंकि हमने इसमें क्या बोला, कृत्रिम रूप से, और कृत्रिम रूप से कौन करेगा ये कार्य, मानव के द्वारा। तो हम अब यहाँ क्या बोल सकते हैं कि बिना मानव के, जस्ट इसका अपोजिट बोलना है, तो यानी कि यहाँ मानव के सहयोग से, यहाँ मानव के बिना सहयोग के, क्योंकि प्रकृति स्वयं कर रही है। तो अब इसका दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए कायिक जनन का वह प्रकार जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, क्योंकि प्रकृति जब हमने इसमें बोले किसके द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, क्योंकि मानव उसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाएगा, बिना मानवीय हस्तक्षेप के। तो इस तरह से हम दोनों शब्दों से दो परिभाषाएं बना सकते हैं। इससे क्या बनेगी, कायिक जनन का वो प्रकार जिसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के नए पादप का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कर देंगे हम, प्राकृतिक कायिक जनन। इधर देखिए कृत्रिम कायिक जनन में पहली तो सिंपल सी तो वही बन रही है कि कायिक जनन का वो प्रकार जो कृत्रिम रूप से संपन्न होता है, या फिर हम इसी तरह से बोल सकते हैं कि कृत्रिम रूप से संपन्न होता है, या साथ में भी जोड़ सकते हैं जिसे किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है, तो किस में आ जाएगा, कृत्रिम कायिक जनन। या एक और तरीके से बोलते हैं जो प्रकृति में अपने आप नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाएगा, आपके कृत्रिम कायिक जनन। सिंपल सी परिभाषा है, हालांकि इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है। अगला देखिए प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन हमारे पास क्या हो सकता है, चार तरीके से हो सकता है। तीन नाम तो आपको याद होंगे, आपने उस दिन भी पढ़े थे। मैंने बोला था आपको कायिक जनन में हमने परिभाषा में लिखा था कि पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं हम, कायिक जनन। तो कौन कौन से भाग पढ़े थे हमने, उस दिन लिखा था, उसमें ब्रैकेट बना के परिभाषा में जड़, पर्ण यानी पत्ती, और तना, स्टेम यानी तना, ठीक है, ये स्तंभ। तो इन तीनों के माध्यम से तो पढ़ा ही सही था। एक और प्रकार होता है पत्र प्रकलिका, जिसको इंग्लिश में बुलबिल कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्राकृतिक कायिक जनन क्या हो गया, चार तरीके से हो गया, जड़, तना, पर्ण यानी कि पत्ती के द्वारा, और एक और होता है पत्र प्रकलिका के द्वारा। ये एक अलग से संरचना होती है, कुछ है कि पादपों में पाई जाती है। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब उदाहरण वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, प्राकृतिक कायिक जनन क्या हो सकता है, चार तरह से संपन्न हो सकता है, पत्र प्रकलिका, जड़, पर्ण और तना। अब हम यहाँ देखिए तने को प्राकृतिक कायिक जनन के आधार पे फिर हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। कैसे, वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। इन तीनों का अर्थ क्या है कि तना कहाँ पे हमेशा नॉर्मली कैसा माना जाता है, वायवीय, तो एक प्रकार तो हो गया। लेकिन कुछ तरह के पादपों में क्या होता है, वो अर्धवायवीय होता है। अर्धवायवीय का मतलब हो गया आधा तो वायु में रहता है और आधा वो मिट्टी में दसा रहता है। सिंपल सा अर्थ है, जैसे कि ये आपके मिट्टी की सरफेस है, अब तना है तो वो इस तरह से, यानी कि वो आधा तो मिट्टी में दसा हुआ है, ये वाला हिस्सा तो मिट्टी में दसा हुआ है, मिट्टी के अंदर है, और ये वाला ऊपर है, तो वो क्या कहलाएगा, अर्धवायवीय। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी में लगा हुआ है और ये तना क्या है उसका, आधा तो मिट्टी के अंदर है और आधा मिट्टी के बाहर है, तो वो वाली स्थिति भी क्या कहलाएगी, अर्धवायवीय। और एक तना कौन सा कहलाता है, भूमिगत, जिसमें पूरा ही तना क्या होता है, भूमिगत होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए फिर अर्धवायवीय तने के हमने चार हिस्से किए हुए, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतर भूस्तरी और भूस्तरी। देखिए दोबारा मैं नाम बोलता हूँ, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतर भूस्तरी और भूस्तरी का। ये चारों क्या है, ये भी हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नाम याद रखिए। तीसरा इसका प्रकार था भूमिगत। भूमिगत के भी चार प्रकार होते हैं, कंद,
प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तना कौन सा वाला है, भूमिगत है। तो आपके कुछ कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है, यहाँ देखिए, उसको गौर करने वाली बात ये है कि ये तना कैसा है, भूमिगत। नॉर्मली हम क्या मानते हैं हमेशा कि भूमिगत यानी कि मिट्टी के अंदर क्या निकलती है, जड़। जबकि इस वाले टॉपिक से हमें पता लग रहा है कि मिट्टी के अंदर जरूरी नहीं है हमेशा वो जड़ ही हो, वो क्या हो सकता है, तना भी हो सकता है। तो क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें हमेशा ये याद रखा गया है कि मिट्टी के अंदर जो खोद कर निकालते हैं वो हमेशा क्या होती है, जड़ होती है। मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है, तना होता है। लेकिन अगर आप कुछ पादपों में देखेंगे तो ये स्थिति गलत हो जाएगी कि मिट्टी के अंदर हमेशा जड़ होती है। हमें ये भी याद रखना है कि कुछ पादप जो भी हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे, इनमें स्पेशल कंडीशन है, तो उसमें तना भी क्या हो सकता है, भूमिगत होता है, जिसमें हम उस तने को मिट्टी में से खोद कर निकालते हैं। एक उदाहरण से समझ लीजिए, डिटेल में तो फिर पढ़ेंगे सही, जिससे सारा समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे कंद का उदाहरण है आलू। अब अगर आपसे कोई पूछे आलू क्या है, तो आलू भूमिगत तना है, ना कि आलू जड़ है, जबकि वो मिट्टी में से खोद कर निकाला जाता है। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, मिट्टी में खोद कर निकाले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा क्या होगी, जड़ होगी, या तो मिट्टी में से खोद के निकालने की कंडीशन में भी वो तना हो सकता है। ठीक है, आगे उदाहरण समझ में। उदाहरण का मतलब, उदाहरण में ये था कि भाई आलू है तो वह आलू हमेशा जड़, आलू क्या है, एक तरह से भूमिगत तना है। तो अब वो मिट्टी में से खोद के निकाल रहे हैं, तो इसलिए वो पुरानी वाली परिभाषा से मत देखिएगा कि भाई मिट्टी में से खोद के निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जड़ ही होगी, तो वो गलत हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखिए आपके कृत्रिम कायी जनन। कृत्रिम कायी जनन में अपन ने क्या पढ़ा, देखिए, मानवीय हस्तक्षेप से हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा स्वयं नहीं किया जा रहा, ये हमें खुद को करना पड़ेगा, मतलब मानव के द्वारा किया जाएगा, तभी क्या कहलाएगा वो कृत्रिम कायी जनन। इसके 3 भाग होते हैं सिंपल से मानव के द्वारा, एक तो कलम लगा के, दूसरा दाब लगा के, और तीसरा है रोपण विधि। ये क्या है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे आपके अगर राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस में देखा जाए तो सिर्फ इनके नाम और उदाहरण याद रखने हैं आपको। क्या याद रखना है, देखिए, इन सब के आपको नाम प्लस उदाहरण याद रखने, बाकी डिटेल नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं आपको इनकी सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। नहीं तो इस स्थिति में सिर्फ आपको नाम और उदाहरण रखने पड़ेंगे, जबकि आप डिटेल समझ जाओगे तो आप उदाहरण को खुद भी बदल कर लिख सकते हो, क्योंकि आपको कई सारे पादपों के नाम है, लेकिन वो अर्थ पता होगा इनका, भाई ये किस आधार पे नाम रखे गए हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं, तो उस आधार पे आप उनके अन्य उदाहरण भी आसानी से याद कर सकते हो। तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा आरेख बना रखा है, ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है, इसको बना लीजिए।